हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम फिर से एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन सपोज दैट एक कंटेनर है। इस कंटेनर में ए भी है एंड बी। ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। अब इसका मोल फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन बेसिकली काई से डिनोट करते हैं। इसको काई बोलेंगे, काई ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे लिखेंगे हम? तो लिखते हैं मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो उसी का मोल अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल कितने हैं? Na प्लस Nb। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल आया। ऐसे ही अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं? बी का। तो मोल किसके लिखेंगे? मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। तो ये फॉर्मूले है, मोल फ्रैक्शन इस तरह निकालते हैं। अब देखो, एक चीज जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, अगर एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऐड कर दिया तो क्या आएगा? ऐड करो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए प्लस एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब चलो एन ए अपॉन एन बी को ले लो, तो इधर से क्या निकलेगा? वो एन ए प्लस एन बी। मतलब ये कट के कितना बन गया? 1 कट जाएगा तो बनेगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आता है? हमेशा 1 आता है। अगर तीसरा कंपोनेंट होता मोल फ्रैक्शन ऑफ सी तो भी तुम ऐड करते तो मोल फ्रैक्शन तो भी 1 आता। मैंने प्रूव भी कर दिया। अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम लिखेंगे तो एन ए एन बी, तो टोटल मोल दोनों तरफ कट जाएंगे। तो मतलब कितना निकल के आएगा? एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी। एक चीज ये याद रख लेना। चलो, ये पूरा मोल फ्रैक्शन का जितना इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डाटा, वो लिख दिया है। पहला एक फॉर्मूला है, 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी, मोल फ्रैक्शन उसका कांस्टेंट होता है 1 और एक्स अपॉन एक्स बी। तो मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल। एक तीसरा फॉर्मूला ये है। चलो अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in the solution where 20 gram NaOH, where 20 gram NaOH is present in 19 gram water, in 90 gram of water. मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो बेसिकली व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का मोल फ्रैक्शन पूछा इन ए सोल्यूशन वेयर NaOH कितना गिवन है? 20 ग्राम प्रेजेंट इन 90। वाटर कितना गिवन है? H2 90 ग्राम। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के लिए पहले मोल निकालने पड़ेंगे, जबकि ये डाटा गिवन है ग्राम में। तो सबसे पहले हम मोल बनाएंगे। मोल ऑफ NaOH कैसे?
वेट अपॉन वेट गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना आता है? NaOH का 23 प्लस हाइड्रोजन 124 प्लस ऑक्सीजन का 16, मतलब 40 निकल के आएगा। अब थोड़ी अभी तक मैं निकलवा रहा था बार बार करके, अब तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए इसका। अब तो कितना निकल के आया मोल ऑफ NaOH? 0.5। H2O के मोल निकालो, मोल ऑफ H2O, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 2, मतलब 16 2 18 5 मोल निकल आए। मोल ऑफ H2O कितने निकल आए? 5। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? काई से NaOH, तो मतलब मोल ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। अब फाइनली रखेंगे मोल ऑफ NaOH कितना है? 0.5 अपन मोल ऑफ NaOH कितना है? 0.5 प्लस मोल ऑफ वाटर 5, मतलब 0.5 अपॉन 5.5। डैश हट गया, निकल के आया 5 अपॉन 55, मतलब 1/11, मतलब 0.09। ये आंसर है। और मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसे? देखो मोल फ्रैक्शन, मोल नीचे है, मोल ऊपर है, तो ये मतलब थोड़ी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी। हर चीज लिखवाना ही जरूरी नहीं होता। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस कैसे होता है? मोल ऊपर होते हैं, मोल ही नीचे होते हैं, मतलब नीचे मोल से मोल कट गए, यूनिटलेस क्वांटिटी। चलो और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब एक दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कैलकुलेट, थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट, जितना पीछे पढ़ा है उसको भी सम अप करेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ऑफ NaOH in 10% W/W solution of NaOH। मोल फ्रैक्शन बताओ अब इसमें। तो 10% W/W का मतलब क्या है? मतलब ये किसके लिए है? सल्यूट के लिए। सल्यूट ये किसके लिए है? परसेंट। सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन मतलब 10 ग्राम सल्यूट, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब वेट ऑफ सल्यूट कितना निकला है इसमें? वेट ऑफ सल्यूट 10 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना निकला है इसमें? उधर से देखो, ये डाटा इधर से ही निकाल रहे हैं हम। वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछा है, सल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH पूछा है, तो बेसिकली वेट ऑफ सोल्यूशन निकला है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेंगे? 100 माइनस 10, तो क्या 90 निकल के आया। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब बस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH लगा दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ NaOH सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मोल ऑफ H2O, टोटल मोल निकल आए। चलो डाटा रखो। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे? मोल पूछा है, ग्राम में गिवन है। 10 अपॉन NaOH का मोलर मास, सोडियम का 23, हाइड्रोजन 1 24 और ऑक्सीजन 16, मतलब 40। NaOH मतलब 10 अपॉन 40 मोल में बदल गया, वेट था मोल में बदल गया। अब NaOH 10 अपॉन 40, ये भी। वाटर का वेट कितना है? 90,
और मोलिकुलर वेट बताओ, मोल को वेट 90 ग्राम वेट है अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 हाइड्रोजन 18 निकल के आया 1/4 ऊपर 1/4 प्लस 5। अब बस इसको सॉल्व करो 1/4, चलो इधर से सॉल्व करो, ऊपर बचा है 1/4। अब 4 को नीचे ले लो कॉमन, 1 प्लस 5 को 20, मतलब कितना निकल के आया 1/4 से 4 से 4 कट गया, मतलब कितना निकल के आया 1/21, 1/21 ये निकल के आ गया फाइनली आंसर। इसमें मैंने प्रीवियस कंसेप्ट भी ऐड किए हैं, जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा था W/W, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझाया है। ये क्वेश्चन मतलब पिछले कंसेप्ट से भी रिलेट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, इससे पिछले कंसेप्ट भी रिवाइज होते हैं और नया जो पढ़ रहे हो वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in aqueous solution of NaOH is 0.4, then calculate mass percent of NaOH। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दे दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना गिवन है 0.4। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इन एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा, क्योंकि ओवरऑल कितना होना चाहिए 1। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर सब 1 होता है, चाहे 1 कंपोनेंट हो 3, मतलब मोल फ्रैक्शन H2O का कितना निकल के आएगा 0.6। ये हिडन डाटा है, मतलब इतना तुमको सोचना आना चाहिए। अब चलो क्या निकालना है हमको, सबसे पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, हमको निकालना है मास परसेंटेज। तो सबसे पहले हम इसको मास में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, मोल से मास बदलेंगे। NaOH मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना है 0.4 अपॉन 0.6। इसी को तो हम सिंपली मोल ऑफ NaOH मोल ऑफ H2O बोल सकते हैं या नहीं, ये मैंने लिखवाया था। क्या हम इसको NaOH अपॉन Na मोल ऑफ H2O लिख सकते हैं हम या नहीं, 2 3 मोल ऑफ NaOH प्लस H2O 2/3 निकल आया, मतलब मोल ऑफ NaOH कितने हैं 2, मोल ऑफ NaOH कितने निकले हैं 2, मोल ऑफ H2O कितने निकले हैं H2O, मोल ऑफ H2O कितने निकले हैं 3। तो क्या हम मोल को अब मॉलिक्यूलर वेट में बदल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बदलेंगे। तो मतलब वेट ऑफ NaOH कितना निकलेगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का, NaOH का होता है 40, मतलब निकल के क्या है 80 ग्राम। ऐसे ही वेट ऑफ H2O निकाल सकते हैं हम या नहीं, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18, 18 × 36 ग्राम। लो अब मास परसेंटेज तुम आराम से निकाल सकते हो। मास परसेंटेज ऑफ NaOH पूछा है, मास परसेंटेज ऑफ NaOH का पूछा है, तो मतलब सबसे पहले मास ऑफ NaOH लिखेंगे 80 अपॉन टोटल मास 80 प्लस 36 इंटू 100।
अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में इतना चलना चाहिए। मतलब 8000 अपॉन 6, 8, 9, 10, 11, 11, तो इसको कट पिट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 89.7, 59.7। कैलकुलेटर से तुम कैलकुलेट कर लो। तो देखो ये क्वेश्चन मैं तुम दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। मास परसेंट पूछा है, उसने मोल फ्रैक्शन सिर्फ NaOH का दिया है, NaOH का हिडन डाटा है थोड़ी। जैसे ही NaOH का दिया है तुम सोल्यूट का दिया है, सॉल्वेंट का निकाल सकते हो क्योंकि ओवरऑल 1 होता है। मोल फ्रैक्शन चाहे जितने कंपोनेंट हो 2, 3, देखो इधर एक्वस सोल्यूशन लिखा है मतलब कि वाटर। तो बस अब हमने मोल निकाल लिए। सबसे पहले ये रिलेशन हमने पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन जिसका होगा उसी का मोल होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन उसी का मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन उसी का मोल, क्योंकि टोटल मोल दोनों साइड से कट गए थे तो ये मोल निकाल लिए। मोल से हमने वेट निकाला है। वेट कैसे निकाला है? मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। हमने मॉलिक्यूलर वेट को मोल तरफ शिफ्ट कर दिया, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट निकल आया है। वेट से डायरेक्ट बस मास परसेंट का, उस मास परसेंट जिसका पूछा है अपॉन टोटल मास इंटू 100 डायरेक्ट। आई थिंक अब तुमको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलो हम एक नई चीज पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बेसिकली मैं गलत जगह पढ़ा रहा हूँ वैसे, मुझे इसको देखना चाहिए रिडॉक्स में। थोड़ी रिडॉक्स में भी पढ़ा दूंगा, थोड़ी इधर भी देख लो। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट in 1 liter of solution। ये मोलरिटी के जैसा है। मोलरिटी में भी उसमें होता था मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट है। मतलब बस इतना अंतर है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट समझेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले नॉर्मेलिटी लिखेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? बेसिकली मास ऑफ सोल्यूशन, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला। सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास सिंपली होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर।
अब एन फैक्टर क्या होते हैं ये मैं तुमको पढ़ा दूंगा अभी। ये फॉर्मूले है नॉर्मलिटी के। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन लीटर, यही नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है। ग्राम इक्विवेलेंट निकलते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। बेसिकली नॉर्मलिटी में फिर से बोल दे रहा हूँ मैं तुमको, मतलब थोड़ी गलत जगह पढ़ा रहा हूँ, मतलब मुझे इधर नहीं पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन चलो पढ़ लो। अब हम चलो एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे। एन फैक्टर सबसे पहले ऑफ एसिड, एन फैक्टर एसिड के लिए कैसे देखते हैं। एन फैक्टर ऑफ एसिड सिंपली हम बेसिसिटी देखते हैं इसमें। बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी नंबर ऑफ एच आयन रिप्लेसेबल नंबर ऑफ एच प्लस रिप्लेसेबल, उसी को हम बेसिसिटी बोलते हैं। एन फैक्टर ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं हम। एन फैक्टर ऑफ एसिड सिंपली बेसिसिटी बोलते हैं। अब चलो एक टेबल बनवा रहा हूं, टेबल में फिर बताना तुम मतलब इसका एन फैक्टर कितना है। टेबल बनवा दूं, HCl प्लस HNO3, नीचे लिखो थोड़ी, HCl HNO3 HClO4 H2SO4 H2C2O4 H3BO3 H3PO2 H3PO3 H3PO4। अब इसके हमको एन फैक्टर बताओ, कैसे देखेंगे हम एन फैक्टर बताना है। HCl कैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में, तो इसका एन फैक्टर नंबर ऑफ H। चलो एन फैक्टर ऑफ एसिड निकालते हैं सबसे पहले। एन फैक्टर ऑफ एसिड, एन फैक्टर ऑफ एसिड कैसे देखेंगे, बेसिसिटी नॉर्मली होता है बेसिसिटी। एन फैक्टर ऑफ एसिड को बेसिसिटी बोलते हैं। बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल आयन, टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल अब चलो टेबल बनाते हैं और फिर बताते हैं कैसे निकालते हैं एन फैक्टर। सबसे पहले HCl HNO3 HClO4 HI H2SO4 H2C2O4 H3BO3 H3PO2 H3PO3 H3PO2 H3PO4 H3PO2 हो गया, H3PO3 H3PO4। चलो एन फैक्टर बताओ इसके जल्दी। एन फैक्टर इसके, एन फैक्टर इन सबके। तो कैसे देखेंगे एन फैक्टर, तो HCl कैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस,
तो कितने H प्लस दे रहा है? H प्लस देखो 1, तो एन फैक्टर इसका कितना होगा? 1। HNO3 H प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1 H प्लस रिलीज कर रहा है। HClO4 H प्लस ClO4 माइनस में, मतलब एन फैक्टर इसका 1। HI H प्लस I माइनस, इसका एन फैक्टर कितना है? 1। H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस 2, मतलब एन फैक्टर इसका 2H प्लस निकल रहे हैं। 2H प्लस C2O4 2 निगेटिव में टूटेगा, तो इसमें देखो एन फैक्टर कितना है? 2। बस H प्लस देखो 2। लेकिन H3BO3 इसका याद कर लो तुम, 1 होता है। 1 इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ये 4 मैं तुमको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। 1 जिनमें जिनमें स्टार लगा है वो इम्पोर्टेंट भी है, जरूरी भी है, और याद कर लो बस इनको। H3BO3 का एन फैक्टर 1 होता है। H3BO3 का 1 याद कर लो। अब इनकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे इनमें देखो H3PO2 में ऑक्सीजन कितने हैं? 2, -1 कर दो, इसका एन फैक्टर निकल के आएगा 1। H3PO3 में ऑक्सीजन कितनी है? 3, -1 कर दो, कितना निकला एन फैक्टर? 2। H3PO4 में ऑक्सीजन कितनी है? 4, -1 कर दो, कितना निकला? 3। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड आई थिंक समझ में आ गए होंगे तुमको। अब चलो एन फैक्टर ऑफ बेस। एन फैक्टर ऑफ बेस, सिंपली इसको बोलते हैं एसिडिटी। टोटल नंबर ऑफ OH आयन रिप्लेसेबल, देखेंगे हम इसमें एसिडिटी में। टोटल नंबर ऑफ OH आयन, OH नेगेटिव आयंस रिप्लेसेबल। एसिडिटी। अब चलो एक टेबल बनाते हैं, बताना है इसकी एन फैक्टर ऑफ बेस का। एसिडिटी, NaOH का एन फैक्टर बताओ, KOH का बताओ एन फैक्टर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताओ एन फैक्टर, AlOH3 का बताओ, होल थ्राइस, इनका एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर NaOH का कैसे टूटेगा? Na प्लस OH नेगेटिव, तो इसमें OH कितना है? 1, एन फैक्टर 1। KOH में K प्लस में टूटेगा, OH माइनस में, तो इसका एन फैक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम प्लस 2 OH नेगेटिव, 2 OH आयन, इसका एन फैक्टर बताओ 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al प्लस 3 में टूटता है, 3 OH नेगेटिव, मतलब इसमें बताओ एन फैक्टर कितना है? 3 OH है। अब तुमको बेस में भी एन फैक्टर तुमको देखना आ गया। अब तीसरा देखेंगे हम साल्ट में। एन फैक्टर ऑफ साल्ट, एन फैक्टर ऑफ साल्ट, एन फैक्टर ऑफ साल्ट, तो इसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस देखना है, आयंस, तो हमको पता चल जाएगा एन फैक्टर ऑफ साल्ट। टोटल नंबर या तो पॉजिटिव आयन के देख लो या नेगेटिव, और मतलब टोटल देखना है पूरे साल्ट में। तो देखो टेबल बनवा दे रहा हूँ। NaCl MgCl2 AlCl3 Al2 SO4 होल थ्राइस प्लस K2 SO4 Al2
SO4 होल थ्राइस 24H2O। अब इसमें बताना है तुमको एन फैक्टर बताओ। तो एन फैक्टर कैसे देखेंगे, Na प्लस Cl माइनस, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव देखो, टोटल पॉजिटिव देख रहे हैं 1 आ रहा है, टोटल नेगेटिव भी देख लो वो भी 1 आ रहा है, तो एन फैक्टर इसका क्या होगा 1। MgCl2 कैसे टूटेगा, Mg प्लस 2Cl नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव देखो, इसमें टोटल पॉजिटिव देखो तो +2 आ रहा है, अगर नेगेटिव भी देखेंगे तो -1 चार्ज है, कितने क्लोरीन एटम है 2, मतलब -2, मतलब कि इसका एन फैक्टर कितना लिखेंगे 2। AlCl3 Al प्लस 3Cl माइनस, इस तरह टूटेगा। टोटल पॉजिटिव आयन 3 और टोटल नेगेटिव आयन -3, मतलब कि इसका एन फैक्टर लिखेंगे 3। Al2SO4 का होल थ्राइस 2Al प्लस 3SO4 -2। अब देख लो टोटल पॉजिटिव +3 है 2 है, मतलब 6। इसमें देख लो नेगेटिव भी में भी देख लो क्रॉस चेक करने के लिए, 3 -2 है 6, मतलब इसका एन फैक्टर 6 आ रहा है। अब K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस देखो 2K प्लस SO4 -2 कैसे टूटेगा, साल्ट तोड़ रहा हूँ पूरा, 2 एल्युमिनियम प्लस 3 में टूटेगा, और 3SO4 ये है, इस पे माइनस चार्ज आता है -2। अब देखो पॉजिटिव देख रहे हैं तो +2 आया है इधर, इसमें +6, इसमें देखो -2 आया है, इधर देखो -6। टोटल पॉजिटिव देख लो तो 8 आ रहा है, या टोटल नेगेटिव देख लो तो भी 8 आ रहा है, तो इसका एन फैक्टर किस पोटास एलम का होता है 8। ये तुम याद रख लो, पूछ भी सकता है डायरेक्ट कभी भी, इम्पोर्टेंट है पोटास एलम को, एन फैक्टर 8 होता है। चलो क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन करने से पहले मैं तुमको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक नहीं एक कंसेप्ट है जो कि हमको मदद करेगा। हमको नॉर्मलिटी का कुछ नहीं आता, हमको केवल मोलरिटी आता है और एन फैक्टर हमने अभी सीखा है। तो फाइनली हम मोलरिटी और नॉर्म एन फैक्टर की मदद से क्या हम नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाँ। चलो एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। नॉर्मलिटी बेसिकली होता है, नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। कंसेप्ट, हम मोलरिटी हमको अच्छे से आती है, एन फैक्टर अभी हमने सीखा है। चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 solution is A 0.1 normal, B option 0.2 normal, C option 0.3 normal, D option 0.4 नॉर्मल। देखो नॉर्मलिटी पूछा है, नॉर्मलिटी मोलरिटी गिवन है, इसका एन फैक्टर हमने अभी निकालना सीखा था। तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी गिवन है 0.1 मोलर, एन फैक्टर H3PO4 का कैसे बताया था मैंने, जितने ऑक्सीजन है एक माइनस कर दो, तो ऑक्सीजन 4 है, -1 कर दो तो कितना निकल के आएगा 3, मतलब कि नॉर्मलिटी हमने निकाल लिया 0.3 नॉर्मल। किसी में ऑप्शन में है सी ऑप्शन, आया मजा। हमको नॉर्मलिटी का कुछ याद ही नहीं करना, हम मोलरिटी से निकालेंगे नॉर्मलिटी। चलो एक 1991 में आया वो क्वेश्चन है जो करा दे रहा हूं मैं तुमको। A 5 मोलर
solution of H2SO4 is diluted from 1 liter to the volume of 10 liter. Sorry. The normality of solution will be the normality of solution will be पहला ऑप्शन है इसका 1 नॉर्मल, बी ऑप्शन है 0.1 नॉर्मल, सी ऑप्शन है 5 नॉर्मल, डी ऑप्शन है 0.5 नॉर्मल। चलो हम डाइल्यूशन इक्वेशन लगाएंगे इसमें, क्योंकि डाइल्यूटेड लिखा है तो मोलरिटी की हमने डाइल्यूटेड इक्वेशन पढ़ी थी M1V1 इज इक्वल टू M2V2 पढ़ी थी हमने या नहीं? पूछा नॉर्मलिटी है फाइनली हमको, लेकिन डाइल्यूशन इक्वेशन लगाने को बोला है। तो 5 मोलर इनिशियली था, वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, M2 नहीं दिया है, वॉल्यूम 2 है 10 लीटर, तो M2 कितना निकल के आएगा 0.5, 10 नीचे जाएगा 0.5 मोलरिटी निकल आई। लेकिन हमसे पूछा है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का हमने अभी कंसेप्ट क्या पढ़ाया था, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब देख लो H2SO4 गिवन है, इसका एन फैक्टर कितना होता है 2H प्लस SO4 माइनस 2H प्लस, मतलब कि एन फैक्टर 2 आ रहा है। मोलरिटी कितनी निकली है 0.5, एन फैक्टर 2, तो कितना निकल के आया आंसर 1 नॉर्मल। पहला ऑप्शन सही है। आई थिंक इतना तुमको समझ आया होगा। चलो एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ ले रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन concentration effect of temperature on concentration। हमने डिफरेंट टाइप्स की कंसंट्रेशन पढ़ी है, अब उसमें देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कौन कौन सी कंसंट्रेशन दिखाती है, किस किस में कौन कौन सी कंसंट्रेशन इफेक्टेड हो जाती हैं किससे, टेम्परेचर से। तो अगर जैसे सपोज दैट मेरा मास है 50 kg का हूँ, मैं इधर हूँ, इसका इधर टेम्परेचर है थोड़ी लो, कम है इधर का टेम्परेचर इस रूम का। अगर मैं रोड पे चला जाऊँ या छत पे चला जाऊँ, उधर तेज़ धूप है, तो क्या मेरा जो मास है चेंज हो जाएगा? जो मेरा 50 अभी मास है क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो मतलब कि मास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब तो देखो मास पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितनी जिस कंसंट्रेशन में वॉल्यूम है वो कंसंट्रेशन इफेक्ट हो जाएंगी टेम्परेचर से। तो जैसे मोल, मास, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, परसेंट, W/W, ये सब क्या है? सब वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, ये सब वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। तो क्या टेम्परेचर इनको इफेक्ट करेगा? नहीं, डू नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और बेसिकली नॉर्मलिटी
नॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी क्या पढ़ाता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम वाली आ गई। मोलरिटी, मोलरिटी इसमें भी वॉल्यूम होता है। नॉर्मलिटी मोलरिटी परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, और परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये सब अफेक्ट हो जाएंगे, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि इनमें वॉल्यूम लगा है। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। चलो समझ आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन करवा रहा हूं इस पे, कैसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन, मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलरिटी, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है इसमें। पहला, ओनली 3 terms affect by temperature, B option, only 4 terms affect by temperature, C both correct, D none। चलो बताओ। देखो इसमें बोल रहा है टेम्परेचर पर 3 और 4, ये नहीं अफेक्ट करेगी, ये कर जाएगी। ये भी वॉल्यूम है, इसमें भी मोल फ्रैक्शन नहीं करेगा, मोलैलिटी भी नहीं करेगा, मोलरिटी कर जाएगी। मतलब कि इसमें ओनली 3 टर्म्स अफेक्ट बाय टेम्परेचर। ये ऑप्शन राइट है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा इस पे।